डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, आपने सबने पढ़ भी रखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है, आपने पढ़ा है वार्मिंग, हमारे जो अर्थ का एक टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहता है, उसमें सबसे बड़ा किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही होता है बेटा। किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुतों के दिमाग में ये रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट है मतलब इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, तो यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में रहती है। नहीं, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देना। जैसे कि आप कार के अंदर बैठ जाते हो, शीशे होते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद में वहाँ पे क्या होता है बेटा, आप अंदर बैठे रहते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज रहता है एज कम्पेरिजन टू आउटसाइड। क्यों? क्योंकि जो कांच होता है, जो शीशा होता है, वो क्या करता है, जो वेवलेंथ आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस वहीं पे आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे वार्म कंडीशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम शीशे से टकरा के वापस वहीं की तरफ आ जाती है जब अब्जॉर्ब हुई है लाइट, तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, ऐसा ही हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। क्या होता है भाई, हमारा ऐसे अर्थ है कि अर्थ के ऊपर हमने क्या कहा, क्या प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये मैंने क्या बना दिया, अर्थ बना दिया, और अर्थ के ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी सम सिलेक्टिव गैसेस, हम हर गैस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, जो मेन गैसेस आ गई, CO2 आ गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ गई, मीथेन वगैरह आ गई, वाटर वेपर्स होते हैं, ये सब चीजें जो क्या होते हैं, सन आता है बेटा, सन की जो लाइट अर्थ तक, क्योंकि आधी तो यहीं से एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ये सन की रेडिएशन आ रही है, कुछ तो प्लांट ने अब्सॉर्ब कर लिया, कुछ अर्थ का सरफेस करता है, तो जैसे यहाँ पे वापस आ जाती है, यहाँ पे वापस चले जाती है। अब यहाँ जैसे इधर वापस आ जाती है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है बेटा, तो पहले तो उसने क्या किया, क्योंकि कुछ ही सन की रेडिएशन अर्थ के ऊपर आ सकती है, और अर्थ के ऊपर जैसे वापस आके वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेजती है, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है शॉर्टर वेवलेंथ को तो पास होने देता है, जो छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है उन्हें तो पास होने देता है, बट जो अब्जॉर्बर जो लॉन्गर वेवलेंथ है, ध्यान देंगे बेटा, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है उसे तो क्या करता है, पास होने देगा, बट जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होता है, इसे इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या करेगा, अब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट करके वापस कहाँ भेज देता है, अर्थ के सरफेस पर, जिसके कारण हमारा अर्थ का टेम्परेचर एक नॉर्मल है। अगर आपको सबको मैंने बताया, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये एयर नहीं होती, तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर दिन के टाइम पे, जैसे मून है सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है अर्थ और मून फ्रॉम द सन, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं, इसलिए दिन के टाइम 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है बेटा हमारे पास में, रात को -190 डिग्री हो जाता है, बट यहाँ हमारा एवरेज अगर हम बात करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ही प्रेजेंट है हमारे अर्थ के ऊपर, इसीलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है दिन के टाइम पर भी और रात के टाइम पे भी। दिन के टाइम अगर हम एवरेज बात करें 15 डिग्री सेल्सियस तो है ही है, सर्दी गर्मी में फिर भी डिफरेंस आ जाता है, और गर्मी में भी हमारे पास ऐसी रात को 1 या 2-3 ही कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता, एवरेज हम बात कर रहे हैं। तो ये मेनली किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड द गैसेस विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन गैसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कह देते हैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब हमें डेफिनेशन ध्यान देना बेटा, मैंने क्या कहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज आप कहते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सारी चीजें हो रही है। आज हमने इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर दिया है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर दी है। अब इंक्रीज करेगी भाई, एक तो नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर तो नॉर्मल सारी चीजें हो रही थी, अब डे बाय डे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इन गैसेस का नंबर इंक्रीज हो रहा है, गैसेस का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तब क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ तो पास हो रही है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है, लार्ज रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसके कारण रिफ्लेक्ट होकर वापस, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेन रीजन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस, ये इंक्रीज कर देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, जिसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट यहाँ पे इसी के कारण पड़ते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा, तो हम इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, डिफाइन किस तरह से करेंगे,
इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ गैसेस ही हैं, क्या है बेटा, कुछ गैसेस ही होंगी, तो हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय some atmospheric gases which pass the shorter wavelength light while absorb longer wavelength light and reflect back to earth is known as, डेफिनेशन आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत बच्चे क्या कह देते हैं, वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज नॉन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल गलत होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ही सिलेक्टिव एनर्जी से कुछ ही गैस ही अब्सॉर्ब करेंगे एनर्जी को। एनर्जी आपको सबको पता, आपने फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है भाई। सन की जो रेडिएशन आती है 300 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर तक आती है। इसमें कुछ एटमॉस्फेयर जो होता है वो वहीं पे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। कुछ जो नीचे की तरफ आ जाती है तो उसमें जब वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ को तो पास होने देगा, बट लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कहाँ कर देता है, वापस अर्थ की सरफेस पे। तो वही चीज़ को बिल्कुल नहीं रखना। मैंने अभी आपको कहा जितनी भी अर्थ की रेडिएशन, सन की रेडिएशन आती है, ठीक है भाई, यानी आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हुए रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, आगे प्लांट अब्सॉर्ब कर लेता है 0.02%, बाकी जो हो जाती है क्या अभी रिफ्लेक्ट होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें एटमॉस्फेयर का रोल हो गया। शॉर्टर वेवलेंथ को तो उसमें से पास होने दे रहा है, बट लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ भेज देता है, वो इस तरह से आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस कहाँ भेज देता है, अर्थ की सरफेस पे। तो वो ही इफेक्ट क्या कहलाया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है बेटा। और जो गैसेस है, सिलेक्टिव एनर्जी अब्जॉर्प्शन बाय सम एटमॉस्फेरिक गैसेस, द गैसेस which cause ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन गैसेस को हम क्या कह देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कह देंगे। और जो मेन गैसेस होती हैं, ध्यान देंगे बेटा, मेन गैसेस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद मीथेन होती है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फिर अगर हम बात करेंगे ओजोन है, फिर अगर हम बात करेंगे तो वाटर वेपर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वेपर्स भी, आर्गन अमोनिया भी होती है, अमोनिया गैस भी होती है। लेकिन मेन हम इन चार को रिस्पॉन्स, ये भी है देखो, एक बार हमारे पास भी क्वेश्चन आ गया था कि विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसके अंदर क्या नहीं कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ था तो नहीं लिखा था, तो बहुत, और उसमें अमोनिया भी लिखा हुआ था मेन, और ये शायद कहीं आया हुआ क्वेश्चन था एनटीएससी में ही, CO2 CH4, उसके बाद क्या लिखा हुआ था बेटा, एक CO और एक अमोनिया लिखा। तो बहुत बच्चे किसके ऊपर कराए, अमोनिया के ऊपर कराए। अमोनिया है लेकिन नॉट सो मच, बट CO का कोई रोल नहीं होता, CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो आपको याद रखना। लेकिन मेन इन्हें चार को ही मानते हैं, इसको इंक्रीजिंग, मैंने इंक्रीजिंग ये है लेस कंसंट्रेशन में है, मेन ये चार ही गैस मानते हैं, ठीक है। ये और जो मैंने आपको लिखा है ये बिल्कुल क्या लिखा है बेटा, एक इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। सबसे ज्यादा तो सॉरी किसमें लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, 60% रिस्पॉन्सिबल जो है ये, जो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर 60% जो गैस होगी वो CO2 होती है। ये कितनी होती है, 20% होती है, ये 14% होती है और ये 6%। याद रखना बेटा, इनकी परसेंटेज तक पूछी जाती है या इनका ऑर्डर पूछा जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भी आपको सबको पता है, मैथ में पढ़ते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है, सबसे ज्यादा ये है, फिर ये है, ये है, ये है, कम है, ठीक है। इंक्रीजिंग में आप उल्टा लिखते चले जाना, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात सुनने। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, 60%,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पूछते हैं कि विच गैस इज 60% कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेस, तो आपका आंसर CO2, 20% आएगा तो मीथेन, 14% आएगा तो CFC और 6% आएगा तो N2। आपको सबको पता है CO2 किससे रिलीज होती है, ऑटोमोबाइल से रिलीज हो रही है। CH4 क्या होती है बेटा, मीथेन होती है, इनकम्प्लीट कंब्यूशन से होती है, मार्सी लैंड से इंक्रीज होती है, हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, एरोसोल्स में यूज की जाती है, AC में यूज की जाती है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी किसमें होती है, ये भी ऑटोमोबाइल से बर्निंग इनसे रिलीज होती है, इंडस्ट्री से रिलीज होती है। आगे मेरी बात सुन ले, तो डे बाय डे ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होती जा रही है, क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर अफेक्ट होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं बेटा, इफेक्ट होते जा रहे हैं। अब हम बात क्या करते हैं, ध्यान देना, या तो हम लिखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर भी हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है। तो क्या क्या रीजन आते हैं, एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है बेटा। सेकंड आता है ग्लोबल वार्मिंग, सेकंड क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है, ओके। और जो थर्ड नंबर पर आता है वो क्या आता है, क्या आता है, ओजोन डिप्लेशन आता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ओजोन डिप्लेशन के बारे में, ओजोन होल हम बता चुके हैं। तो इसके इफेक्ट आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इट इज मेनली फॉर द प्लांट्स, और एक प्लांट की टाइप होती है C3 जो कॉमनली प्लांट होता है, आपको 10th क्लास के अंदर बताएंगे हम। तो C3 प्लांट जो कॉमनली मेन होता है C3 प्लांट्स के लिए। देखो CO2 इंक्रीज, आपको सबको पता है फोटोसिंथेसिस बनने, फोटोसिंथेसिस के लिए मेन गैस क्या होगी, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, प्लांट वहां तो मैक्सिमम CO2 को अब्सॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक रेट इन द प्लांट इज नोन एज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहा जाता है इसे। अब क्या होता, दूसरा क्या काम करता है ये, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ज्यादा होने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को पार्शियल क्लोज करके रखते हैं, पूरी तरह से ओपन नहीं रखेगा, पार्शियल मतलब थोड़ा आधा खुला रहेगा, तो उसके कारण CO2 और ऑक्सीजन का तो आराम से एक्सचेंज होता रहेगा, बट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाता है। अब जहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी है, जो प्लांट क्या था, डेजर्ट कंडीशन में ग्रो नहीं हो पा रहा था, अगर वहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई है तो कम पानी के अंदर भी ग्रो कर जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो डिक्रीज हो चुका है, तो पानी वहाँ पे कम लॉस होगा, तो ऐसी जगह पे ये क्या होता है बेटा, ये प्लांट आराम से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, और आराम से ग्रो कर जाता है। तो ये एक अच्छा इफेक्ट होता है, ये एक अच्छा इफेक्ट है, लेकिन ओनली प्लांट्स के ऊपर, ओनली C3 टाइप के प्लांट। लेकिन हम उस फायदेमंद इफेक्ट के बारे में से बात करेंगे तो ये वाले नेगेटिव ज्यादा पड़ते हैं, ये तो फिर भी पॉजिटिव इफेक्ट हो गया इसका, बट ओनली प्लांट, और ये भी वो भी C3 टाइप के प्लांट होते हैं उनके ऊपर, बाकी ये दोनों तो इनके कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि कोई नहीं, CO2 बढ़ रही, तो प्लांट तो हम नॉर्मल भी CO2 को भी कर सकते हैं ऑब्जॉर्ब, लेकिन ये ज्यादा चीजें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या कहते हैं, increase the temperature of earth, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। डे बाय डे टेम्परेचर इंक्रीज होता है टू दीज ग्रीन हाउस गैसेज, अब क्या होती है, ज्यादा अमाउंट के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा अब्जॉर्ब होने के कारण क्या होती है, ज़्यादा अर्थ का सरफेस धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, चेंज इन द क्लाइमेट एंड वेदर, चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। एनीवन टेल मी डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट? दिखने में सेम लगता है, वेदर का मतलब क्या होता है, चेंज होना, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के अंदर एक जगह में चेंज होना, एटमॉस्फेयर में, वो वेदर कहलाया जाता है। बट वेदर वो पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज क्लाइमेट, एक पर्टिकुलर जगह का जो वेदर कहलाया जाएगा वो क्लाइमेट कहलाया जाता है। सेम चीजें है भाई, लेकिन वेदर हमने क्या कहा, जो चेंज, जैसे कि हम पूरा भी इंडिया का पूरा आ गया वेदर,
भाई क्या है, कितना चेंज, कहाँ पे क्या चीज़ें चेंजेस हो रही है। लेकिन मैंने कहा भाई नारनौल का जो एक पर्टिकुलर वेदर है हम नारनौल का क्लाइमेट बोलेंगे। क्या कहेंगे, क्लाइमेट, कि पर्टिकुलर भाई आपको पता है नारनौल का गर्मी में इतना होता है, सर्दी में इतना होता है, उसका नॉर्मल टेम्प जो भी है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट। तो वेदर का मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर एंड वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज क्लाइमेट। तो आपने भी देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आए ना। कह रहे हैं कि इसी तरह से जो टेम्परेचर है 1990 के अंदर तक हमारा अर्थ का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ चुका है, और कहते हैं 2100 इतने के पास में 2100 के करीब हम आएंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा, जो अबंडेंट होता है। बट वो पुराना रिकॉर्ड है, आज के रिकॉर्ड में अगर हम बात करेंगे तो 10 डिग्री के अराउंड वो इंक्रीज हो जा। तो आप इमेजिन करो गर्मी में आज हमारा 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, तो 55 डिग्री टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हाई जाता है हमारे लिए नुकसान करता है। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी के एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, हमारी बॉडी को एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, हालांकि मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादा टेम्परेचर होना शुरू हो जाएगा एनवायरनमेंट में तो हमारे एंजाइम को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। प्लांट्स के एंजाइम एक अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होती है, एक्टिविटी बंद हो जाती है, और हमारी पूरी बॉडी एंजाइम से ही काम कर रही है, तो क्या हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो सेकंड अगर हम बात करेंगे इंक्रीज द सी लेवल, सी लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो बर्फ थी, ग्लेशियर्स थे, आइस बनी हुई थी, वो सारी पिघलनी शुरू हो गई, तो धीरे धीरे वो पानी कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ किस में आएगा, सी के अंदर आएगा, ओशियंस के अंदर आएगा, ओशियंस का लेवल बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि 1994 तक 0.88 मीटर इंक्रीज हो चुका है, मतलब आधा मीटर से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब इमेजिन करो भाई समुद्र का पानी है तो इंक्रीज ऐसे ही होता रहेगा, बाल्टी में आप पानी डाल रहे हो, इसके लेवल तक आ गया ठीक है, नीचे तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी चीज डालोगे तो वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन लेवल तक आ गया, कंटिन्यू पानी उसके अंदर आया तो वो क्या होगा, भारी जल के आता है नहीं, तो ऐसे ही क्या होगा इनके साथ में, तो नियर सी के आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी चीजें रह रही है, उसको क्या होता है, अफेक्ट होना शुरू हो गया है। और ऐसे डे बाय डे ऐसे ये चीज होती रही तो पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, अफेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर राइज हो रहा है तो अलग अलग हमने कहा ना, देखो कोई चीज रहती है जैसे कि आप नॉर्मल लगा लो, प्लांट लगा लो, एप्पल का प्लांट आपको मेनली कहाँ मिलता है, हिमालयन रीजन, जम्मू कश्मीर में वहीं पे है, तो वो हमारे गर्म रीजन के अंदर उसे ग्रो नहीं कर पाते। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एक सूटेबल टेम्परेचर के ऊपर ही काम करता है। तो अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काम कर रहे थे वो काम नहीं कर पाते, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बेटा। और हाई टेम्परेचर वाटर एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पानी में पहले ऑक्सीजन कम होती है, इवापोरेट हो जाती है, तो ऑक्सीजन और भी कम होनी शुरू हो जाती है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे वो मिलनी कम हो जाती है, इससे उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। एंड हाई टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं, इसके इफेक्ट होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हम क्या कहेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इससे वेदर एंड क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड एक्वेटिक नहीं, डिफरेंट काफी आइलैंड आज जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, सी लेवल इंक्रीज होने के कारण, हाई टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण आज एक्सटिंक्ट आइलैंड ही पूरे के पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये किसका है, हम ह्यूमन बींग्स के कारण हुआ है। ओके बेटा। तो ये हमने क्या कहा, ग्लोबल वार्मिंग। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन, और ओजोन डिप्लेशन के बारे में मैं आपको सारा फुल डिटेल में अलग से वीडियो बना चुकी है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नहीं कि गवर्नमेंट ये ग्रीन, मैंने आपको पहले बताया कि ये चीजें होती तो गवर्नमेंट अपना इनिशिएट करती है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी क्या बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं बेटा। एक प्रोटोकॉल है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है अर्थ समिट प्रोटोकॉल, अर्थ समिट प्रोटोकॉल। अर्थ समिट प्रोटोकॉल होता है 1992 के अंदर, और ये शुरुआत की गई थी 1997 के अंदर शुरुआत की गई थी। अर्थ समिट के अंदर क्या कहा गया था कि रिड्यूस द यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम यूज किया जाए, और इसके अंदर भी यही कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम यूज किया जाए। दोनों एक जैसे ही प्रोग्राम थे, और दोनों किसके लिए कम करने के लिए थे, ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करने के लिए थे। देखो मैंने आपको एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताया था, एक मैंने आपको हेलसिंकी प्रोटोकॉल बताया था, ये चार प्रोटोकॉल याद रखने।
ये दोनों किससे रिलेट थे, ओजोन से रिलेट थे, और ये दोनों किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये आपने क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने क्या कहा कि कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है, सम सिलेक्टिव एनर्जी अब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो शॉर्टर वेवलेंथ को पास होने देते बट लॉन्गर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ सरफेस पे भेज देती है, उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। एंड द गैसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉन एज ग्रीन हाउस गैसेस। CO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है 60%। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मीथेन तो कितना होगा, 20% होगा। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 14% होगा। एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये कितनी होती है, 6% होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा CO2 का रोल होता है इसके अंदर। लेकिन डे बाय डे पॉल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है, गैसेस इंक्रीज होती जा रही है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है, जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन। हालांकि अच्छा इफेक्ट है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग इफेक्ट पड़ रहे हैं। और दूसरा क्या आ रहा है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन के भी अलग अलग इफेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, इससे क्या होता है, नुकसान होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटोकॉल चलाए गए हैं वो कौन सा चलाया गया, अर्थ समिट प्रोटोकॉल है। और दूसरा हमने क्या कहा बेटा, कौन सा प्रोटोकॉल है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए था मेनली, और ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड हेलसिंकी प्रोटोकॉल। ये किसके लिए था, ओजोन से रिलेटेड था। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।